नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक आपने देखा कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। हमने देखा यूनिवेरिएंट लीनियर रिग्रेशन का एनालिसिस और मल्टीवेरिएंट लीनियर रिग्रेशन का एनालिसिस। इसके अलावा हमने जाना कि कुछ एजम्पशंस होते हैं लीनियर रिग्रेशन के, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। यदि आपने पिछली तीनों वीडियो पूरी तरह से देख ली हैं तो आज हम करेंगे एक फाइनल लेक्चर लीनियर रिग्रेशन में। यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको आप यूज़ भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के एज अ प्रोजेक्ट, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। पूरा डिटेल प्रोजेक्ट होने वाला है, किस हिसाब से एक डेटा साइंटिस्ट या एमएल इंजीनियर अपनी जो फर्म होता है उसके लिए काम करता है, किस प्रकार का डेटा आता है और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा को सेग्रीगेट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, ट्रेन करते हैं और एक पर्टिकुलर हम रिग्रेशन मॉडल का यूज़ करते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट एक पैकेज होने वाला है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं अनुरोध करूंगा ज़रूर देखिए, वरना ये जो वीडियो है ये आपके लिए निरर्थक साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बेसिकली जो हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। पेंडास को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ एज पीडी, इंपोर्ट कर लेता हूँ numpy एज एनपी, और sklearn के मॉडल सिलेक्शन से मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिएगा ये जो मॉडल्स होते हैं ये बेसिकली जो पेंडास होता है हमारा डेटा फ्रेम के लिए काम आता है। numpy हम हमारा काम आता है जब भी हम एरेज के ऊपर कोई ऑपरेशन करते हैं। और क्योंकि हमें अपना जो डेटा है उसी को स्प्लिट करके ट्रेन करना होता है, डेटा को कुछ भागों में विभाजित करना होता है ताकि हम अपने डेटा के ऊपर ही ट्रेनिंग का प्रोसेस कर सकें। तो इसके लिए हम sklearn के मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज कर रहे हैं। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने डेटा की तरफ और जानते हैं डेटा किस प्रकार का होने वाला है। तो देखिए, डेटा में रो आईडी आएगी जहाँ पे हम यूनिक नंबर ऑफ रोज के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्डर आईडी आएगी जहाँ पे हमारा ये एक्चुअली सिग्नोरा स्टोर है, उसका डेटा है। ये डेटा आपको कैगल या अन्य वेबसाइट में ओपन सोर्स डेटा ही मिल जाएगा, लेकिन ये डेटा काफ़ी अच्छा है। और इसको यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर डेटा साइंस का कोई बूट कैम्प कर रहे हैं तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं और अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि आप हर एक डिटेल में इसको पूरे ध्यान से देखें। इस बार मैं कोडिंग ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं मैन्युअली सारी कोड करूँ। तो इस वजह से मैंने कोड पूरा करके रख रखा है। तो इसमें अलग अलग तरीके के हमारे जो डेटा है उसमें ऑर्डर डेट है, शिपिंग डेट है, शिपिंग मोड है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सेगमेंट है, सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड, मार्केट, कौन से रीजन का है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट, ऑर्डर प्रायोरिटी। तो ये सारे हमारे डेटा के अंदर हैं। अब हमें क्या क्या टास्क करना है, इस ये कंप्लीट वीडियो है, इसमें मैं सारे के सारे मेथड यूज करने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि आप अभी तक लीनियर रिग्रेशन तक ही पढ़े हैं तो इस वजह से मैं लीनियर रिग्रेशन तक ही बताऊंगा। लेकिन इस कोलैब नोटबुक में आपको डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, इसके थ्रू भी मेरे मॉडल्स मिलेंगे और लास्ट में मैं पाई कैरेट का भी यूज करूंगा। ठीक है, तो आपके लिए अभी तक ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ तक देखें जिसमें मैं केवल लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करूंगा एज अ पार्ट ऑफ मॉडलिंग। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम सारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं जब भी हमारे पास डेटा सेट आता है, और हम जनरेट करेंगे डेटा सेट को, रिपोर्ट को यूजिंग पेंडास प्रोफाइलिंग। लेकिन अभी क्या है कि पेंडास प्रोफाइलिंग हमारा आउटडेटेड हो गया है, ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। तो अभी हम स्वीट विज यूज करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अपने, क्योंकि हम एक बार प्रोफाइल कर लेंगे, अब प्रोफाइल क्या होता है ये देख देख लेंगे। उसके बाद हम कुछ नेसेसरी ऑपरेशंस करने वाले हैं, जैसे कि हम चेक करेंगे कि हमारे डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू है या नहीं। हम चेक करेंगे डेटा टाइप किस कॉलम के क्या डेटा टाइप है। हम जो भी मिसिंग वैल्यू होगा उसको मीन, मीडियन और जीरो से रिप्लेस करने वाले हैं। उसके बाद हम ईडीए करेंगे, यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। हम एक्सप्लोर करेंगे अपने डेटा को, और उसके बाद जो भी हम मिसिंग वैल्यूज होते हैं प्रेजेंट हमारे डेटा सेट में उनको हैंडल करेंगे, और हम एनकोडिंग भी करेंगे कैटेगोरिकल वेरिएबल की। और लास्ट में हम ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट के थ्रू अपना ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट ये को स्प्लिट करेंगे, विभाजित करेंगे, और एक ही मॉडल हम यूज करने वाले हैं, वो है लीनियर रिग्रेशन। तो आइए बढ़ते हैं। तो हम जब भी पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी, क्योंकि ये जो फाइल है ये मेरे को सी एस वी के तौर पे गिवन है, तो मैं इसको सी एस वी ही नाम दूंगा कि मेरे को ये सी एस वी को रीड करवाना है। तो मैं ये सारा चीज़ें यूज़ कर लेता हूँ। तो अब जैसे ही मैं डेटा डॉट हेड यूज़ करता हूँ, डेटा डॉट हेड का मतलब कि मेरे को टॉप की जो भी ये जो इस सी एस वी फाइल में जो भी डेटा है उसके टॉप के 5 मिल जाए मेरे को। टॉप के 5
मेरे को रो मिल जाए, तो उसके लिए होता है डेटा डॉट हेड। और उसी तरह से डेटा डॉट टेल भी होता है। इसमें क्या होता है, मेरे को बॉटम के 5 मिल जाए। ठीक है, तो ये बॉटम के 5 है। और ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ 5 ही मिलेंगे, यदि मैं इसमें जो भी नंबर डालूंगा मेरे को उतने नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे कि टॉप की 10 रो डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरह से डिस्प्ले हो जाती है। तो ये देखिए कि इस प्रकार से आपको रो आईडी, ऑर्डर आईडी, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं इधर, शिपिंग कॉस्ट वगैरह। तो ये आपका डेटा सेट दिख रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें स्वीट विज यूज़ करना है। मैंने एक बार इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया। यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया तो एक बार इस कमांड को आप रन कर लीजिएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखिए इसमें मैं, मेरे को सिंपल से स्वीट विज के अंदर एक एनालाइज करके एक मेथड होता है। उसके अंदर मैं अपने डेटा फ्रेम का नाम दूंगा, क्योंकि मेरा डेटा फ्रेम का नाम यहाँ पे क्या है, डेटा है। ठीक है, तो वो मैं रख लेता हूँ। तो एक बार जब ये इंपोर्ट हो जाता है, इसको थोड़ा सा लोड होने में, पूरा एनालिसिस करने में टाइम लगता है। तो एक बार जब इसने ये पूरा एनालिसिस कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट डॉट शो नोटबुक, तो इस प्रकार से आपको ये नोटबुक मिलेगी। तो देखिए हर एक कॉलम के लिए इसने अपनी तरफ से एक अलग से पूरी फाइल बना के दे रखी है। ये देखिए फाइल, अलग अलग फाइल बना के दे रखी है हर एक कॉलम के लिए, और एकदम डिटेल में बना के दे रखी है। जैसे मैं आपको ये वाली फाइल दिखाता हूँ। देखिए पूरा फाइल बना रखी है, इसने बता रखा है कि टोटल वैल्यूज कितनी है, उनमें से मिसिंग मिसिंग कितनी है, डिस्टिंक्ट कितनी है, जीरोस कितने हैं उनमें से, मैक्सिमम क्या है उनका, 95% क्या है, क्वार्टाइल 3 क्या है, मीडियन क्या है, एवरेज क्या है, सारी चीजें दे रखी है उन्होंने। IQR क्या है, ठीक है, क्रूटनेस कितनी है, स्क्यूनेस कितनी है, सम कितना आ रहा है, पूरा उन्होंने एक बार प्लॉट भी बना के दे रखा है। न्यूमेरिकल एसोसिएशन क्या है, कैटेगोरिकल एसोसिएशन क्या है। तो यानी कि ये जो स्वीट विज है ना, मतलब क्या बताऊं मैं, इतना बेहतरीन हमारे पास लाइब्रेरी है कि हमें इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ से हमें मैक्सिमम डिटेल्स पता चल जाती हैं कि क्या डेटा में क्या होने वाला है, मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन सी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू, लार्ज वैल्यू कौन सी है। और हर एक कॉलम के लिए है ये, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए ना हो। ठीक है, जब आप ये सारा चीजें देख लें, तो उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखे हैं। मैं आशा करूंगा कि आप पहले इन क्वेश्चंस का आंसर दें इनसे देख के। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द कैटेगोरिकल एंड सब कैटेगोरिकल, आर देयर एनी डुप्लीकेट रो, कोई डुप्लीकेट रो है या नहीं, मोस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो ये देखिए एसोसिएशन से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी। और इन सब चीज़ों का आप आंसर दे सकते हैं। स्क्विडनेस, क्रोटोसिस किसकी सबसे ज़्यादा हाई है, IQR क्या है। तो ये सारी एग्जांपल आपको यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, और उसके अलावा मैंने कुछ आंसर भी, एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं। तो ये एक बार आप कर लीजिएगा। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है या नहीं। तो इसके लिए एक छोटा सा फंक्शन मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, इसके अंदर मैं इनपुट लूंगा, पूरा डेटा फ्रेम को इनपुट लूंगा, और उसमें मैं क्या करूंगा, सम कर दूंगा कि कोई भी नल वैल्यूज हो जाए हमारी किसी कॉलम में, तो उसका मेरे को सम मिल जाए। ठीक है, और उसको मैं काउंट करूंगा। उसके बाद उसमें परसेंटेज ऑफ नल वैल्यू देखूंगा। अलग अलग कॉलम मैंने इसको बना दिया है। तो यहाँ से मेरे को सी नल करके एक पूरी तरह से एक लिस्ट मिल जाएगी। फिर उस लिस्ट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा डेटा फ्रेम में, और उसको फिर रिटर्न कर दूंगा। तो जब मैं एक बार इसको रन कर देता हूँ और जब इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, तो मुझे इस प्रकार से अपना एक नया डेटा फ्रेम मिलता है। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह से नल वैल्यूज पोस्टर कोड में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। रीजन में कोई नल वैल्यू नहीं है, कितने नल हैं ये बता दिया है, परसेंटेज वाइज कितने नल हैं ये बता दिया है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नल कितने हैं ये बता दिया है, डेटा टाइप क्या है इसका ये बता दिया है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि मेरे को क्या करना है ना, अब जो डेटा टाइप है ना, डेटा टाइप देखिए अब, जैसे कि आपको डेटा टाइप मैं बताता हूँ। हाँ, शिपिंग डेट डेट टाइम 64 NS में है, लेकिन इसको हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में करना है। जैसे कि हमें डेट, मंथ और ईयर फॉर्मेट में करना है। तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। और ऑर्डर आईडी यहाँ पे, ऑर्डर आईडी ऑर्डर आईडी देखिए कैटेगोरिकल डेटा है। ठीक है, तो कैटेगोरिकल डेटा है, ऑर्डर आईडी आपका एक कैटेगोरिकल डेटा है। और उसके बाद सिटी हो गया, सिटी भी एक कैटेगोरिकल डेटा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी अपनी चेंज कर ली हैं। अब देखिए इस पूरे डेटा सेट में मैं देख रहा हूँ कि मिसिंग डेटा कितना है, ये मैंने एक बार चेक कर लिया है। और अब मैं क्या करता हूँ, जो ओरिजिनल डेटा सेट है ना, अब मैं इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसका एक डुप्लीकेट बना दूं, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम ना अपने ओरिजिनल डेटा सेट में इतनी ज़्यादा गड़बड़ी कर देते हैं
कि उसमें 10 चीज़ें चेंज कर देते हैं, या फिर हमें लगता है यार ये थोड़ा गलत कर दिया हमने, ये नहीं करना चाहिए था। तो इसके लिए हम हमेशा अपने डेटा की कॉपी बना के रखते हैं। तो इसका सेम बहुत ही आसान है पाइथन में। तो आपको डेटा को कॉपी करना है, अपने डेटा फ्रेम को, आप डेटा फ्रेम का नाम लिखिए और डॉट कॉपी कर लीजिए और उसको किसी और डेटा फ्रेम में स्टोर करा दीजिए। तो यहाँ पे ये कॉपी हो गया। ठीक है। अब अब मेरा अगला क्या काम है, मेरा अगला काम ये है कि मुझे फिल करनी है मिसिंग वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो भी मिस हो गई हैं उन वैल्यू को मुझे फिल करना है। अब अगर मैं आपको एक बार मैं आपको ये प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने मीन ऑफ फिलिंग डेटा और इसमें मैंने मीन ऑफ फिलिंग डेटा नाम का एक अलग डेटा फ्रेम बनाया है और उसको मैंने डिस्प्ले करा दिया है। और यहाँ पे डिस्प्ले में आप देखेंगे कि मैं जहाँ पे भी एनए है ना, नॉट एनए मतलब कि जहाँ पे नैन वैल्यू है, जैसे कि इसमें कॉलम शिपिंग कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे भी हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे नल वैल्यूज हैं। जैसे शिपिंग कॉस्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें 8 नल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ ना, मैंने क्या कहा कि जहाँ पे भी मेरा शिपिंग कॉस्ट नल आ जाए, ठीक है, कुछ नहीं आया, वहां पे मैं मीन से रिप्लेस कर दूं। तो यदि मैं इसके मीन से रिप्लेस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, मीन मतलब कि लगभग एवरेज से, लगभग क्या एवरेज ही होता है मीन। तो एवरेज शिपिंग कॉस्ट से मैंने रिप्लेस कर दिया। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है कि मेरा ये जो डेटा है ना, जहाँ पे मैं मीन से सारी चीजें रिप्लेस कर रहा हूँ, उसमें ये इन प्लेस हो जाए, यानी कि जहाँ पे पहले एन ए एन था उसकी जगह पे ये वैल्यू आ जाए। उसी तरह से प्रॉफिट में, डिस्काउंट में मैंने सबसे मीन से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या किया, क्योंकि जो हमारा ऑर्डर प्रायोरिटी है, ऑर्डर प्रायोरिटी क्या है, हमारा एक कैटेगोरिकल डेटा है। अब कैटेगोरिकल डेटा का मैं मीन तो नहीं निकाल सकता ना। कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, जैसे कि अ बॉय अ गर्ल, ठीक है, अ मैन अ वुमेन, अ कैट डॉग हॉर्स, तो इनको तो मैं मीन नहीं निकाल सकता ना। तो इसकी कैटेगोरिकल डेटा है। ठीक है, तो मैं इसके मोड से रिप्लेस कर रहा हूँ उसको। ठीक है, अब इसमें एक बार देख लेते हैं इसका मोड क्या आ रहा है। तो इसका मीन ऑफ फील्ड फिल एन ऑर्डर प्रायोरिटी डॉट मोड मीडियम। ठीक है, ऑर्डर की प्रायोरिटी क्या आ रही है, मोड की प्री मीडियम। ठीक है, तो इसमें जहां पे भी इनका ऑर्डर प्रायोरिटी में कुछ नहीं लिखा होगा वहां पे मीडियम आ जाएगी प्रायोरिटी। ठीक है, अब मैं एक और बार अपने डेटा सेट को कॉपी कर रहा हूँ, फिर से एक और कॉपी बना रहा हूँ, उसको कहता हूँ जीरो फील्ड। अब जीरो फील्ड का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने इसको एक बार कॉपी कर दिया फिर से डेटा फ्रेम को, ये याद रखिएगा हर बार हम ओरिजिनल डेटा फ्रेम को ही कॉपी कर रहे हैं और इसके थ्रू हम अलग अलग डेटा फ्रेम छोटे छोटे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं पे ना क्या है कि शिपिंग कॉस्ट प्रॉफिट डिस्काउंट, यहाँ पे ना वैसे तो हम हमारा क्या है, नैन लिख रखा है, कुछ नहीं लिख रखा। लेकिन यार आप ये भी तो सोचिए कि शिपिंग कॉस्ट सच में जीरो भी हो सकती है। ठीक है, कोई पार्सल वहीं से ले गया है जहां से हमारा स्टोर है, तो उसकी शिपिंग कॉस्ट तो कुछ होगी नहीं। किसी किसी प्रॉफिट कम सामान में कोई प्रॉफिट तो कमाता नहीं है। कई कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो उसमें क्या प्रॉफिट जीरो रख लेते हैं। डिस्काउंट जरूरी नहीं कि हर एक प्रोडक्ट में डिस्काउंट हो। तो ये हमारी चेतना का सवाल होता है कि हमें हमारी क्या सोच होती है। लेकिन जब रियल लाइफ होता है, ये सारे क्वेश्चन हमें बिजनेस से पूछने पड़ते हैं कि भैया हम इसमें क्या चीजें रख दें जो आपकी नल वैल्यूज हैं, जो डेटा हमारे पास आया नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एज ए एमएल इंजीनियर, एज ए डेटा साइंटिस्ट, आपका काम होता है 80%, आपका जो समय होता है 70 से 80% आपका डेटा प्रिपरेशन में जाता है कि आप अपने डेटा को इतना अच्छा बना दो। जितना अच्छा डेटा होगा ना उतना अच्छा मॉडल परफॉर्म करेगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जीरो फील्ड डेटा का अलग से बनाया है। ठीक है, अब वैसे ही करके जीरो फील्ड डेटा में ऑर्डर प्रायोरिटी को हम एक बार फिर से हम इसके मोड से रिप्लेस कर रहे हैं। याद रखिएगा कि पहले जो मोड क्या आ रहा था, जीरो, और उसका मोड क्या था, मीडियम। तो इस वजह से हमने इसको मोड से रिप्लेस किया है, ये पहले से हमने कर रखा था ऊपर मीन फील्ड डेटा में भी, अब इसमें भी कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में। देखिए आपको अभी तक एक सीबॉन पता होगा। ये सीबॉन क्या होता है, बहुत ही हाई एंड लाइब्रेरी नहीं है। सीबॉन एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉट लिब के ऊपर बनी हुई। लेकिन आज की डेट में ना आप कितने बढ़िया ग्राफिक्स देख पाते हैं।
ठीक है, जितना आप अच्छी तरह से डेटा को अपना रिप्रेजेंट कर पाए उतना अच्छा आपके लिए होता है, समझने के लिए भी, यूजर को भी समझाने के लिए, तो ये सारी चीजों के लिए होता है। तो इस वजह से आज हम यूज करने वाले हैं प्लॉटली एक्सप्रेस का। तो हम इंपोर्ट करते हैं प्लॉटली एक्सप्रेस एज पीएक्स, और प्लॉटली एक्सप्रेस के अंदर हमारा ग्राफ ऑब्जेक्ट होता है, उसको एज जीओ हम एक्सपोर्ट करते हैं, माफ कीजिएगा, इंपोर्ट करते हैं। अब देखिए, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं अपने डेटा फ्रेम को ग्रुप बाय कर रहा हूँ मार्केट से। मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ इसका क्या मतलब है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो डेटा फ्रेम है ना मार्केट के हिसाब से आ जाए। ठीक है, अफ्रीका का मार्केट, कनाडा का मार्केट, ईयू का मार्केट, ईएमई का मार्केट, लैटिन अमेरिका का मार्केट, यूएस का मार्केट। तो मैंने डेटा फ्रेम को ग्रुप बाय कर दिया पहले। ठीक है, ग्रुप बाय बहुत ही आसान फंक्शन होता है जिसमें हम एक कैटेगोरिकल वैल्यू के ऊपर हम ग्रुप बाय यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने ग्रुप बना दिया इसका। ठीक है, अब काफी आसान है ना, आपको देखना है कि कनाडा में कितने आपका पॉइंट सेल्स रही है, तो सीधा ग्रुप बाय की आपने यूज कर लिया। अब इसी में से जो ये सारी चीजें हैं ना, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, इन सबको मैं अपना क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसके लिए कोड लिखा है, एक बार मैं डिस्प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, हर एक का अलग अलग कलर है। ठीक है, सेल्स के लिए ब्लू दे रखा है, क्वांटिटी के लिए रेड दे रखा है, डिस्काउंट के लिए ग्रीन दे रखा है, प्रॉफिट के लिए पर्पल दे रखा है, शिपिंग के लिए ऑरेंज दे रखा है। तो ये हमें, और यहाँ पे देखिए प्लॉटली एक्सप्रेस की खास बात क्या है, ये चीज आप सेव ऑन से भी कर सकते थे, लेकिन ये इंटरेक्टिव होता है, जैसे जहां मैं कर्सर लाया वहां पे ये मेरे को डिस्प्ले करा देगा। देखिए, तो है ना बहुत शानदार। इसके अलावा और भी फंक्शनैलिटी होते हैं, इसमें आप जूम कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो, पैन कर सकते हो, बहुत सारी फंक्शनैलिटी हमें प्लॉटली एक्सप्रेस देता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन मैंने नोट की। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या थी, जो हमारा एपीएसी था इसमें हाईएस्ट सेल है, देखिए सबसे ज्यादा सेल है इसमें। मैं डायरेक्ट ग्राफ से बता सकता हूँ ना, कहाँ बैठा हूँ नंबर कंपेयर करने में। ठीक है, और अब देखिए, अब मेरे को डिस्काउंट पता करना है, तो हाईएस्ट डिस्काउंट कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, डिस्काउंट तो वैसे भी मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट का ग्राफ बहुत छोटा है तो इस वजह से मेरे को दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने ऊपर वाले इससे डिस्काउंट देख लिया था कि हाईएस्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो डिस्काउंट हाईएस्ट इसमें है। ठीक है, और शिपिंग कॉस्ट कहाँ की हाईएस्ट है। शिपिंग कॉस्ट के लिए हम ऑरेंज वाले में जाएंगे, तो ऑरेंज वाला ये है हाईएस्ट। तो है ना काफी आसान। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक बार मैंने ग्रुप बाई कर दिया अपना मार्केट वाइज कि भैया कौन कौन सी मार्केट है हमारे पास। अब एक बार ना मैं ग्रुप बाई करके देखता हूँ कंट्री वाइज, कि मैं देशों के हिसाब से कर देता हूँ। यार ये तो मार्केट तो हो गया कि बहुत बड़ा मार्केट हो गया ना, कॉन्टिनेंट वाइज किया होगा इन्होंने, कुछ किया होगा, इस तरह की चीजें की होंगी। कंट्री वाइज, पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेटा डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब कंट्री वाइज देखिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये हो भी गए हैं प्लेस। ठीक है, अब कंट्री वाइज हमें को ये सारी चीजें देखनी है, लेकिन मेरे पास कहाँ है यार इतना टाइम, मैं इतना नहीं देख सकता। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक बार फिर से प्लॉटली एक्सप्रेस का यूज करता हूँ, और एक बार प्लॉट प्लॉट कर देता हूँ इन सारे के ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए कितना शानदार। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कलर पैटर्न बना रखा है कि जो कलर पैटर्न जितना हाई होगा उसका सेल्स उतना हाई होगा। सेल्स वाइज देखिए, यहाँ पे देखिए लेसोथो का सेल्स है इतना है, अब ये देखिए कम होता जा रहा है। तो काफी शानदार बार प्लॉट हुआ है, देखो एकदम इंटरेक्टिव चार्ट बना रखा है, यहाँ पे हमारे कंट्रीज के नाम लिखे हैं क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो इस वजह से काफी ज्यादा वो आ रही है इसमें दिक्कत। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इसका सबसे ज्यादा सेल्स है जबकि युगांडा का लोएस्ट है। तो अब दिख गया ये हमें, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और अपने डेटा को एक्सप्लोर करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि हाँ, पिछली बार ना मैंने मैंने क्या क्या किया था, ग्रुप बाई कंट्री। हाँ, इस बार ना मैं, ये तो सेल्स का हो गया, अब मैं एक बार प्रॉफिट का कर लेता हूँ। सेम चीज मैंने पहले सेल्स की थी, अब मैं प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट वाइज देखिए, मोन्टीनेग्रो का हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा घाटा आया है हमारा लिथुनिया में। ठीक है, और यहाँ से आप यहाँ तक देख सकते हैं, इन सब में प्रॉफिट हुआ है और इन सब में लॉस हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मेरे को लॉस आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक में प्रॉफिट आ रहा है। तो कितना आसान है देखना। अब देखिए, मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, अगले में और एक्सप्लोर करना है मेरे को डेटा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कंट्री की सेल्स को यूज करता हूँ। ठीक है, कंट्री का सेल्स को यूज करता हूँ, एक तरफ सेल्स
करता हूँ, एक तरफ प्रॉफिट डालता हूँ, एक तरफ शिपिंग कॉस्ट डालता हूँ, डिस्काउंट डालता हूँ, और इसको एज अ स्कैटर प्लॉट, यानी कि जिसमें बिंदु बिंदु बन के आते हैं, वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया डिस्काउंट का परसेंटेज, ये कितना मेरा डिस्काउंट का परसेंटेज है, ये कितनी सेल्स हो रही है, ये कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं कितनी सारी चीजें डिस्प्ले कर पा रहा हूँ। आप कर्सर ले जाइए केवल, ये उस कंट्री का नाम बता रहा है, सेल्स बता रहा है, प्रॉफिट बता रहा है, शिपिंग कॉस्ट, डिस्काउंट सब बता रहा है। तो जितना बड़ा गोला होगा, उतना बड़ा आपका शॉपिंग कॉस्ट होगा। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट होगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि इफ द डिस्काउंट इज हायर, जहां पे हमारा जो डिस्काउंट है ना हाई है, ठीक है, यानी कि जो पीले पीले कलर वाली जगह है जहां पे हाई है डिस्काउंट, ठीक है, तो वहां पे मेरा लॉस हो रहा है। ठीक है, देखिए लॉस, जहां पे हाई, तो यहाँ पे हाई डिस्काउंट है, तो यहाँ लॉस हो रहा है। ठीक है, फॉर हायर सेल शिपिंग कॉस्ट इज ऑल्सो हाई, क्योंकि हमारा सेल कहाँ पे हाई है, देखिए सेल यहाँ पे हाई है, जैसे जैसे मेरा सेल हाई हो रहा है ना, तो शिपिंग कॉस्ट भी क्या है, मेरा बढ़ता जा रहा है। देखिए सेल हाई है, बहुत हाई है, शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे आपको एक जगह आपको 10 समोसे बेचने हैं, तो आपको 10 समोसे भेजने के लिए आपने एक साइकिल में बंदा भेज दिया, भैया ये जा, और एक जगह 1000 समोसे भेजना है, 1000 में आपको छोटा हाथी बुक कराना पड़ जाएगा। तो वही सारी चीजें, तो छोटे हाथी का ऑब्वियसली जो शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं डेटा में। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना यार, मेरे को चाहिए यार कि जो मंथली सेल है ना, इसको मेरे को ऑर्डर डेट की डेट वाइज बता दे कि भैया कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से प्लॉटली एक्सप्रेस का यूज करता हूँ, और इस बार मैं डेट वाइज इसको कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिएगा मेरा जुलाई 11 में, ये देखिए 2011, 12, 13, 12 के बाद 12, 13, 13, 14, 14, तो 6 6 महीने का ये ग्राफ है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ग्राफ तो एकदम हर समय का है, हर मंथ का है इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमारी सेल है वो बढ़ती ही जा रही है, जब से हमारा ये जो डेटा हमें मिलना शुरू हुआ है। बीच में कुछ हमारे क्या थे, लोअर एंड मिले थे हमें। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब देखिए ईयरली एनालिसिस करना है कि क्या क्या कहते हैं, हमें हर ईयर के साथ एनालिसिस करना है। हाँ, तो ईयरली सेल्स का एनालिसिस करना है, तो उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, सेल्स क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट, और उसको मैंने एज अ बार ग्राफ मैंने यहाँ पे ईयर के वाइज से डिस्प्ले करा दिया है। और उसके बाद मैं कुछ अपने ऑब्जर्वेशन लिखूंगा, और ऐसे करके ये सारी चीज़ें करूंगा। ठीक है, अब देखिए कौन से वीक, अब क्या करना है ना, डे वाइज कर देता हूँ, बट डे वाइज मेरा सेल्स कितना हो रहा है, कि जो मेरा वीक का कौन सा डे है जहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा वो चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डिस्काउंट को डिस्प्ले कर रहा है, ये प्रॉफिट को, ये सेल्स को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा वीकेंड्स है, वीकेंड्स में मेरी सेल ज़्यादा होती हैं, वो तो ऑब्वियस की बात है। और हमारा सैटरडे संडे को, हमारा जो सैटरडे वगैरह को ज़्यादा होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हमें ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ता है, और सेल चाहे ज़्यादा होती भी है तो डिस्काउंट ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक करके ना डे सेगमेंट करके बना रहा हूँ, और उनको अलग अलग कलर दे रहा हूँ, हर डे को अलग वाइज कलर दे रहा हूँ, और उसके हिसाब से मैं अपने जो कस्टमर है ना उसको मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ। जैसे कि कोई होम ऑफिस का कस्टमर है, कॉर्पोरेट का कस्टमर है, या फिर नॉर्मल मेरा कंज्यूमर है, तो उसको मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं इसको ऑल्सो डिस्प्ले कर रहा हूँ डे डे वाइज, कि संडे का कैसा, होम डे ऑफिस वाला कैसा ले रहा है, तो मतलब कहाँ पे मेरा सामान कौन ले जा रहा है, मेरे को ये भी तो चाहिए, ताकि मेरे को टारगेट कस्टमर अपना पता चले। तो उसके लिए ये मैंने एक फंक्शन डिस्प्ले किया, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही। ठीक है, इसी प्रकार से आप अन्य तरह के भी आप प्लॉट यूज कर सकते हैं। अब ये काफी हो गया है, ये आप एक बार इस पर गौर कीजिएगा। कोडिंग में कुछ नहीं है, एक एक लाइन के कोड हैं। और वैसे भी अब तो एआई आ गया है इसके अंदर, आप देखेंगे तो यहाँ पे एआई आ गया है, तो यहाँ से तो आप सीधा जनरेट भी करवा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको ये कुछ, इससे अच्छा मैं आपको, ये देखिए कितना इंटरेक्टिव है, आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा पूरे ग्लोब को बता दिया। लेकिन मैंने आपको वर्ल्ड मैप के ऊपर सेल्स और कंट्री नेम डिस्प्ले किया है। देखिए मैं इंडिया में देखूँ, तो ये मेरा इंडिया है, और यहाँ पे इनकी इतनी सिग्नोरा स्टोर की इतनी सेल हो रही है, ये चाइना में इतनी सेल हो रही है, ये सेल हो रही है। तो अलग अलग तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि इससे क्या होता है कि आपका बढ़िया रह जाता है जब भी आप किसी बिजनेस को आप अपना डेटा दिखाने जा रहे होते हैं। तो अब
अब देखिए मेरा इतना हो गया, ये पूरा ईडीए कर दिया मैंने अपने हिसाब से। ये इतना काम क्या होता है ना, ये सारा ऊपर का जितना मैंने आपको ईडीए वगैरह बताया और डेटा क्लीनिंग मैंने आपको बताया, ये सारा क्या होता है कि ये काम आ जाता है आपकी बिजनेस टीम को दिखाने के लिए कि भैया ये सारी चीजें मेरे को अभी तक पता लगी हैं, और वो यही सारी चीजें आपसे मांगते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम इतना काम तो बिजनेस का कर दिया ना, लेकिन हमारा काम तो ये नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है मॉडल बनाना और उसके ऊपर टेस्ट करना। ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ ना, सबसे पहले मुझे ना कुछ ना अननेसेसरी कॉलम्स लगे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, डेटा डॉट कॉलम्स। ठीक है, तो ये सारे मेरे पास कॉलम है। लेकिन जब मैं एल्गोरिथम रन करूंगा ना, तो मेरे को कुछ अननेसेसरी मेरे को कॉलम लग रहे हैं, उनको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। और इसमें जो मैंने एक बार एक डेटा फ्रेम बनाया था अपना मील फिल डेटा, उसमें से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इन सारे कॉलम को ड्रॉप कर दिया, एक्स इज इक्वल टू 1 पे और इन प्लेस इक्वल टू 2 कर लिया। ठीक है, उसके अलावा क्या किया मैंने, मीन फील्ड डेटा में से सेल्स को भी ड्रॉप कर दिया है, ताकि मैं इसको, क्योंकि मेरे को सेल्स को एज वाई ले जाना है ना। ठीक है, तो मैंने एक्स और वाई को अपना अलग कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे एम एक्स क्या होता है, एम एक्स मेरा यानी कि मीन ऑफ एक्स। एक्स एक्स मतलब मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है, वाई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वाई में मैं सेल्स ले गया हूँ, और उसके अलावा जो मेरे बचे हुए थे, इनमें से जो बचे हुए थे दिखा देता हूँ कौन कौन से बचे हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं। तो इनको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसमें रैंडम स्टेट इक्वल टू जीरो। रैंडम स्टेट कुछ भी ले सकते हैं, पहले अपना एक्स और वाई देने हैं आपको, यानी कि डिपेंडेंट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फीचर्स आपको देने हैं। फिर रैंडम स्टेट का मतलब ये होता है कि जितनी बार भी मैं ये चीज़ रन करूँ ना, तो मेरा रिजल्ट सेम आए। अगर आपने रैंडम स्टेट नहीं यूज किया, तो हर बार आपका जो स्प्लिट होगा ना, वो अलग अलग तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और टेस्ट साइज, यानी कि टेस्ट साइज का मतलब क्या है, 70% ऑफ डेटा मैं ट्रेनिंग के लिए यूज करूंगा और 30% मैं टेस्टिंग के लिए यूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और बनाया था डेटा फ्रेम, याद होगा आपको, जीरो फील्ड डेटा वाला। ठीक है, तो इसके साथ भी मैं वही चीज यूज कर रहा हूँ जीरो फील्ड डेटा वाले के साथ। ठीक है, एक में मैंने जीरो के साथ रिप्लेस कर दी थी चीजों को, एक में मैंने मीन के साथ रिप्लेस कर दी थी चीजों को स्टार्टिंग में। ठीक है, अब पर मेरे पास कुछ समस्या है, मेरे पास ना जो क्या कहते हैं, मेरे पास कुछ कॉलम थी वो कैटेगोरिकल थी। जैसे सिटी कैटेगोरिकल है, स्टेट कैटेगोरिकल, कंट्री, ये सारी कैटेगोरिकल है। लेकिन आपको ये पता होगा ना यार, कैटेगोरिकल में तो यार ऐसा तो होता नहीं है कि, कैटेगोरिकल में ये तो होता नहीं है कि हमारा कि कोई पर्टिकुलर कंट्री किसी कंट्री से बड़ी हो। बड़ी इन द सेंस कि आप मैथमेटिकली कंपेयर नहीं कर सकते उनको। ठीक है, या एशिया का मार्केट बड़ा है, यूरोप का मार्केट बड़ा है, तो इनको कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं। ठीक है, बॉय और गर्ल, इसमें कोई क्वांटिटेटिव हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये सारी जो कैटेगोरिकल डेटा है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ एज गेट डमीज में। अब उसमें होता क्या है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इसमें होता क्या है, जब भी मैं पीडी डॉट गेट डमीज करता हूँ, ये ऑलरेडी मैंने कर दिया है, तो मैं एक बार इसको डिस्प्ले करता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी गेट डमीज हो चुका है। तो अब जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा ना, ये देखिए ऐसे करके आ गया डेटा। ठीक है, तो क्वांटिटी वाइज क्वांटिटी 9, क्वांटिटी 10, क्वांटिटी 11, 12। तो जहाँ पे ना मेरी क्वांटिटी आई होगी, मतलब उसकी जो क्वांटिटी होगी वहां पे ये 1 हो जाएगा, एल्स ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सारे कॉलम, जैसे कि ये वाला कॉलम, देखो ऑर्डर मीडियम, जहाँ पे मीडियम ऑर्डर होगा वहां पे 1 आएगा, जहाँ पे मीडियम ऑर्डर नहीं होगा वहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पी डी डॉट एटमीज हो गया। अब देखिए मीन, अब मैंने शेप ले ली कि मीन ऑफ ट्रेनिंग डेटा का हमारे पास शेप ये है, टेस्ट डेटा का शेप ये है, जब जो मैंने जीरो डेटा सेट के ऊपर ट्रेन किया था उसका शेप ये है, इसका शेप और टेस्ट का शेप ये है। अब मेरा काम यहाँ पे आरंभ होता है। मैं एसके लर्न के लीनियर मॉडल से लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं सबसे पहले अपना जो ये वाला डेटा सेट है मीन ट्रेनिंग डेटा वाला, इसको फिट कर रहा हूँ। और मैं देखूंगा ना, मेरे मीन के साथ जब मैंने रिप्लेस किया था तब सही बॉर्डर परफॉर्मेंस दे रहा था, या जब जीरो के साथ रिप्लेस किया था तब सही परफॉर्मेंस दे रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने डेटा को ट्रेन करा रहा हूँ। मैंने तो सारे रिप्लेस कर लिए थे, तो ये आया क्यों नहीं, एक बार फिर से ट्रेन करके देखते हैं। इनपुट कंटेंट्स नैन, एक बार इसको करके देखते हैं।
बीच में कमांड मेरी जो क्या थी रन नहीं हुई थी, इस वजह से क्या है कि एरर आ रहा था। तो अभी मैंने एक तो अपना जो जीपीयू है, आपको पता ही होगा जीपीयू किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं पता तो मैं आपको वो बता देता हूँ। हम यहाँ से रन टाइम में जाएंगे, ठीक है। चेंज रन टाइम टाइम में मैंने जीपीयू यूज़ कर लिया, क्योंकि क्या था कि ये थोड़ी ज़्यादा मेमोरी, क्योंकि जो डेटा सेट है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा था, और वीडियो तो शॉर्ट बनाना चाह रहा था मैं, और टाइम भी कम था, और मॉडल ना लोड ट्रेन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इस वजह से मैंने जीपीयू यूज़ किया है यहाँ पे। तो अभी देखिए, आप देखिए जो हमारा मीन के साथ जो हमने डेटा सेट बनाया था, जहाँ पे हमने मीन के साथ वैल्यूज़ को रिप्लेस किया था, वो मेरा सक्सेसफुली हो गया है। और उसके बाद जीरो के साथ भी ये अपना मॉडल प्रिपेयर कर रहा है। अब देखिए इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं कि हम sklearn के अंदर मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, और इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे R2 स्कोर, मीन एब्सोल्यूट मीन, स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड लॉग एरर। ये सारी चीज़ें हम इसके साथ इवेल्युएट करेंगे ना। हमें भी तो पता होना चाहिए कि यार मॉडल कैसे अच्छा है, मापदंड होना चाहिए किसी भी मॉडल को टेस्ट करने का, कि किस प्रकार से मॉडल कौन सा अच्छा है या नहीं। वरना हमें क्या पता यार कि कौन सा अच्छा है या नहीं, अगर मापदंड ही ना हो। जैसे कि मापदंड का मतलब कि यार, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो तो यार एक विराट कोहली एक मापदंड बन गया ना, कि विराट कोहली बढ़िया प्लेयर है, वो मापदंड है। तो उसको जब उससे अच्छा कोई खेलेगा ना, तो उसको कहेंगे कि सर्वोत्तम खिलाड़ी है, जैसे सचिन तेंदुलकर पहले थे। तो एक मापदंड की जरूरत होती है। तो ये मापदंड क्या होते हैं, ये हमारे मैट्रिसेस होते हैं जिनके थ्रू हम इवेलुएट करते हैं मॉडल्स को। इसकी भी मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा जस्ट इस सेशन के बाद, और वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मैट्रिसेस हमारे यूज़ होते हैं, कौन से कब यूज़ होते हैं। पर फिलहाल के लिए मैं ये जो दोनों डेटा सेट को कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों को मैंने ट्रेन कर लिया है, और इन सारे मैं मॉडल्स के ऊपर ट्रेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने सिंपल से एक अपना फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैं इनके सब मॉडल्स के पैरामीटर डाल रहा हूँ, और हर एक मॉडल हर एक पैरामीटर के ऊपर मेरा इवेल्युएट होगा। ठीक है, तो इसको लास्ट में मैं एज अ डेटा फ्रेम सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, जो इसका ना R2 स्कोर आ रहा है 0.0018, और इसका 0.00010, तो लगभग 0 R2 स्कोर आ रहा है। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर 1.05 इंटू ई टू द पावर यानी कि 10 टू द पावर 8 आ रहा है। मीन एब्सोल्यूट एरर भी, तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा इसमें एरर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्लियरली मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा मॉडल है ना लीनियर रिग्रेशन, ये इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। क्लियरली मैं तो यही कहना चाहूँगा। पर यदि मैं कुछ और भी मॉडल यूज़ कर सकता हूँ तो मैं उनको यूज़ करके दिखा सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और हमें आपने अभी तक लीनियर रिग्रेशन तक ही पढ़ा है। वरना मैंने कोडिंग के अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी टेस्ट कर रखी हैं, जहाँ पे मैं अलग अलग मॉडल यूज़ कर रहा था, जैसे कि डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और इन सब का। और इसमें रैंडम फॉरेस्ट ने एक और डिसीजन ट्री ने काफ़ी अच्छे मेरे को रिजल्ट दिए। और उसके बाद ये मैंने एक पूरी तरह से इसको डिप्लॉय भी किया है, ठीक है, पाईकैरेट का यूज़ करके। ठीक है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की इसकी, और एक डिप्लॉयमेंट का भी मैंने पूरा बनाया, लेकिन इतना आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वीडियो का समापन यहीं करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों और अपने परिजनों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।